जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरव स्टडी पॉइंट 01 में। आज हम लेके आए क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और बहुपद कैसे बनते हैं, कौन से पद होते हैं, कौन सी घात होती है। इस प्रकार से हम बहुपद के बारे में छोटी छोटी बारीकी चीजों को जानेंगे, तब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या है टॉपिक। चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो हमने यहाँ पर कुछ चीजें नोट करके रखी हैं, उन चीजों को समझेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। हम बहुपद की डेफिनेशन देखते हैं। तो बहुपद की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? बहुपद की डेफिनेशन है एक या एक से अधिक। क्या लिखा है बेटा? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदों वाले ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर आते हैं। क्या आते हैं? चर और अचर दोनों आते हैं, वो बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। कैसी हो? धनात्मक पूर्णांक हो। याद हो आप लोगों को, मैंने जो पूर्णांक थे, पूर्णांक पूर्णांक मैंने दो प्रकार के, तीन प्रकार के बताए थे आपको। एक तो होता है आपका धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है उदासीन पूर्णांक। क्या होता है? एक होता है आपके पास उदासीन। धनात्मक पूर्णांक जिसमें सभी संख्याएं किसकी होती हैं? प्लस की होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें सभी संख्याएं किसकी होती हैं? माइनस की होती हैं। और उदासीन पूर्णांक का मतलब एक होता है, जो होता है जीरो, मतलब जिस पर ना चिन्ह का असर पड़े, ना चिन्ह का असर का मतलब ना प्लस का असर पड़े, ना माइनस का असर पड़े। प्लस की संख्या हो जाएगी वो भी माइनस प्लस में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसमें। धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। यहाँ पर देखो ये बीजीय व्यंजक हमारे पास कैसे हैं? बीजीय व्यंजक हैं जिनमें चर की घात देखो यहाँ पर कितनी है? 2 है। यहाँ पर कितनी है? 1 है। यहाँ पर कितनी है? घात 3 है। इसमें घात कितनी है? 1 है। तो ये सभी कैसे हमारे चर की घातें कैसी हैं? धनात्मक ही तो हैं। कैसी हैं? धनात्मक ही तो हैं। लेकिन आप याद रखना कि धनात्मक होनी चाहिए, ना कि बेटा ऋणात्मक हो। कैसी नहीं होनी चाहिए? ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, घात हमारी क्या नहीं होनी चाहिए? ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम बहुपद के पद। बहुपद के पद, बहुपद के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। बहुपद के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैंने ले रखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 7। ठीक है, इसमें अगर पदों की बात करें तो बेटा इसमें पद हैं 1 2 3। कितने पद हैं? 3। क्योंकि इसके भाग कितने हो गए? देखो, एक पद, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये। तो कितने पद हो गए बेटा? 3 पद हो गए। कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। और याद रखेंगे बेटा, क्या याद रखेंगे? कि प्रत्येक पद को चिन्ह के साथ लिखेंगे। चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ लिखेंगे। प्रत्येक पद को किसके साथ लिखेंगे? चिन्ह के साथ लिखेंगे। चिन्ह के साथ लिखने का मतलब है इसमें एक पद है हमारा, कितना है? पहला पद कितना है? एक पद है हमारे पास 3x स्क्वायर, ये प्लस का है तो इसको लिखेंगे। एक है हमारे पास 5x, एक कितना है मेरे पास? 7, माइनस का 7, क्योंकि ये 7 है वो माइनस का है। एक बात और बता दूं, हमेशा अगर बहुपद में घात पद की संख्या चेंज कौन करता है? पद की संख्या चेंज कौन करता है? सिर्फ 2 ही चिन्ह होते हैं जो पद की संख्या को चेंज करते हैं। वो कौन होते हैं? एक प्लस होता है और एक कौन होता है? माइनस होता है। कौन कौन होते हैं? 2 ही तो होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, 2 चिन्ह होते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इस चीज को यहाँ पर समझेंगे, इसको बाद में देखेंगे। ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 2। अगर इसके अंदर में प्लस माइनस ना लगाऊं
प्लस माइनस ना लगाऊं तो हमारे पास आप देख पा रहे होंगे कि ओनली कितने पद होंगे। अगर गुणा करके लिख दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा 14x क्यूब। कितना आ जाएगा 14x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 14x क्यूब। अब हमारे पास ये देख पा रहे होगे आप कि यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिला वो एक पद में ही तो मिला, एक ही पद तो आया, ये एक ही पद तो है। लेकिन यदि हम क्या कर दें यहाँ पर एक जगह प्लस लगा दें तो यहाँ पर कितने पद हो जाएंगे। सबसे पहले देखें कितने भाग हो गए, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, तो इसके कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए। ठीक है, अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो हमारे पास रिजल्ट ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14x। कितना मिल जाएगा 7 दूनी 14x, ये रिजल्ट मिला। और ये रिजल्ट कितने पदों में बेटा, ये रिजल्ट एक पद ये है और एक पद ये है, तो ये रिजल्ट मिलेगा हमारे पास दो पदों में मिलेगा। इस प्रकार से हमारे क्या होती है, पदों की संख्या चेंज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पदों की संख्या क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब हम देखते हैं आगे कि बहुपद की घात क्या होती है। किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास क्या लिखा है, ये लिखा है 5x प्लस में 2, और एक लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और एक लिखा है 2x क्यूब माइनस के x प्लस 4। अब इसमें चर की सबसे बड़ी घात कौन है, इसमें देख रहे हैं, अगर कोई घात नहीं लिखा है इसमें तो कितनी घात मानी जाएगी, एक, तो इसीलिए इसकी घात कितनी हो गई, एक हो गई। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी चर की घात कौन है, चर कौन है, एक्स, एक्स पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, इसीलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, चर पे जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे मैंने बोला 7x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 8x क्यूब प्लस में 2, इस वाले बहुपद में आप लोग बताइए कि इस बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात कितनी होगी। सबसे पहले देखो चर कौन है, चर हमारा बेटा कौन है, x, x है। x की सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात है बेटा 3, सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, इसीलिए जो बहुपद की घात होगी वो कितनी हो जाएगी, 3। इतनी बात याद रखेंगे, सबसे बड़ी घात देखेंगे, जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बहुपद का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ है, बहुपद का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ है। हमने देखो बहुपद में पढ़ा, बहुपद पढ़ा, बहुपद के बाद हमने देखा बहुपद के पद देखे और घात देखी, मतलब हमने बहुपद के क्या देखे, टर्म देख लिए, टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, पावर देख ली हमने, क्या देख ली, पावर देख ली, टर्म और पावर दो चीजें हैं, तो इसीलिए बहुपद दो आधारों पर बटे हुए हैं, वो दो आधारों पर हो जाता है, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब क्या है, जिसमें केवल एक पद हो, जैसे यहाँ पर x लिख दिया और क्या लिख दिया 7x स्क्वायर लिख दिया, मैं लिख दूं 8x की घात 5 लिख दूं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, पद कितना है, एक ही है, तो इसलिए एक पदी बहुपद बोला जाएगा। द्विपदी बहुपद का मतलब क्या है, जिसमें क्या हो, दो पद हो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 7x प्लस 5, तो इसमें कितने पद है बेटा, एक पद यहां से यहां तक, एक पद यहां से यहां तक, दो पद हो गए, और दो पद हो गए तो उसको बोल देंगे दो पदी बहुपद। जैसे मैंने एक और लिखा, यहाँ पर लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस में 9x, ठीक है, इसमें बेटा कितने पद हैं, एक पद ये एक पद ये, कितने पद हो गए, दो पद हो गए, इसीलिए इसको बोल देंगे द्विपदी बहुपद। ये किसको क्या बोलेंगे बेटा, त्रिपदी बहुपद। क्या बोल देंगे, त्रिपदीय बहुपद। क्या बोल देंगे, त्रिपदीय बहुपद। क्या बोल देंगे, त्रिपदीय बहुपद बोल देंगे। त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या है, जिसमें केवल 3 पद हो, जिसमें केवल 3 पद हो। देखो एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर, एक पद यहाँ पर, इसमें कितने पद है, 3 पद है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हर एक बहुपद का नाम उसके नाम नहीं है, जैसे एक पदी बोला मतलब एक पद होगा, द्विपदी मतलब 2 पद होगा, त्रिक का मतलब 3 पद, मतलब जितने पद उतने ही बहुपदी बन जाएगा,
उसके नाम में। अगर 5 पद वाला हुआ तो 5 पदी बहुपद बोल देंगे, 6 पद वाला हुआ तो 6 पदी बहुपद बोल देंगे, 8 पद आ गए तो 8 पदी बहुपद हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या होता है घात के आधार पर। घात के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 पे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिस पर घात केवल एक है, जिस पर घात क्या हो, एक हो। जैसे हमने बोल रहे हैं 7x प्लस में 5, और हम बोल रहे हैं 2x प्लस में 5। ठीक है बेटा, 7x प्लस 5, 2x प्लस 5, इसमें चर कौन है, x, इसमें भी चर कौन है, x। इसमें घात कितनी है x की, अगर घात x की एक है, चर की घात कितनी है, एक। अगर चर की घात एक मिल जाएगी तो वो बन जाएगा रैखिक बहुपद। अगर चर की घात एक मिल जाएगी तो वो बन जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। द्विघाती की बात करते हैं, अगर बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी हो बेटा, 2 हो। बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, तो वो बन जाएगा द्विघाती बहुपद। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। कितनी है, 2। ऐसे त्रिघाती बन जाता है। अगर बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी बन जाए बेटा, 3 बन जाए, तो वो हमारा बन जाता है त्रिघातीय बहुपद। क्या बन जाता है, त्रिघातीय बहुपद। इसमें चर की सबसे बड़ी घात देखेंगे बेटा कितनी है, चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 ही तो है, इसलिए बन जाएगा त्रिघाती बहुपद। इसी प्रकार से हमारे आगे भी हमारे क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। इसी प्रकार से क्या होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी आगे होते हैं। ठीक है, जितने घात उतने घाती बहुपद, जितने पद उतने पदी बहुपद। इतनी बात क्लियर है ना, जितने घात उतने घाती बहुपद और जितने पद उतने पदी बहुपद। हम सबसे पहले यही देखेंगे कि उसमें कितने पद या कितनी सबसे बड़ी घात है, तो उसके आधार पर पदों का हमारा क्या हो जाता है, वर्गीकरण हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते, थोड़ा सा बेसिक और है। ठीक है, आगे हमारा है बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य, किसी बहुपद के चर के बेस अभिमान, किसी बहुपद के चर के बेस अभिमान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दें। किसके बराबर कर दें, शून्य के बराबर कर दें, तो वो हमारे क्या होते हैं, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल में दिया ax प्लस बी का शून्यक माइनस बी अपॉन में ए, ax प्लस बी का शून्यक माइनस बी अपॉन ए। यहां पर थोड़ा सा समझेंगे, उसने बोला है कि बेस अभिमान, इसमें चर का मान कौन माना जाएगा, अगर ये शून्यक है तो चर का मान कौन माना जाएगा, माइनस बी अपॉन बी माना जाएगा। हम क्या करें, इसमें x बराबर माइनस का बी अपॉन ए रख दें, रखने पर रखो ए एक्स, एक्स की जगह पर रखो माइनस का बी अपॉन में ए प्लस में बी। ठीक है, ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का बी और प्लस का बी। माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल करके क्या बनाएंगे, 0। ठीक है ना बेटा, मतलब x के कितने भी मान निकले, मतलब चर के कितने भी मान निकले बेटा, अगर चर के जितने भी मान हो, अगर उसी में रखने पर, उसी में रखने पर वो वैल्यू क्या आ जाए, शून्य आ जाए, वो वैल्यू क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तब वो हमारे क्या होते हैं, शून्य कहलाते हैं। जैसे सपोज मैंने यहां पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस के 4 का शून्य 4 है, सॉरी 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का शून्यक 2 है, 2 है, तो हमें पता करना है ये शून्यक है या नहीं है। शून्यक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो शून्यक दे रखा है उसको उसमें चर की जगह पर रखेंगे। अगर एक्स की जगह पर 2 रखने पर शून्य नहीं आता है, तब वो हमारा शून्यक नहीं होगा। जैसे देखते हैं, हम यहां पर x इक्वल टू रखने, x की जगह 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर रखेंगे भाई, x की जगह पर 2 रखो, माइनस का 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 4 कितना मिलेगा भैया हमें, 0। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब जो 2 है वो इसका क्या है, शून्यक है। ऐसी एक बात हम बताएं, जितने घातीय बहुपद होगा, जितने घातीय बहुपद होगा, नोट करके मैं लिखवा देता हूं, नोट करके आप लोग लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट करो। बहुपद की जितनी सबसे बड़ी घात होगी, जितनी सबसे बड़ी घात होगी,
उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। मतलब बहुपद की जितने सबसे बड़ी घात होगी, जितनी सबसे बड़ी घात होगी, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। सपोज जैसे यहां पर बेटा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 4, इसमें बेटा चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? बहुपद की घात कितनी है? 2 ही तो है, 2 हो गई, तो 2 घाती बहुपद हो गया। अब इसके शून्य कितने होंगे बेटा? मैंने क्या लिखा है? बहुपद की जितनी सबसे बड़ी घात होगी, उस बहुपद के उतने ही शून्य होंगे। तो अगर घात 2 है तो शून्य कितने होंगे? 2 ही तो होंगे। असल में शून्य होते क्या है? असल में शून्य होते क्या है? शून्य क्या है? बहुपद में चर के मान शून्य कहलाते हैं। बहुपद में चर के मान शून्य कहलाते हैं। बेटा इसमें चर कौन है? x, तो x पे सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, इसीलिए यहां पर x की जो वैल्यू निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी? 2। जो x के मान निकलेंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। जो x के मान निकलेंगे, मतलब जो चर के मान निकलेंगे वही हमारे क्या होंगे? शून्य होंगे। सपोज इसको देख लेते, समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे मेरे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 4, हम इसके गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 और प्लस में 4। यहां पर x लिखेंगे, यहां से x कॉमन आ जाएगा, मिलेगा x प्लस में 4 प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा x प्लस में 4। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस में 4 और ये आ जाएगा x प्लस में 1। हम क्या करते हैं? x की वैल्यू निकालने के लिए बराबर 0 के कर देते हैं। अब प्लस के 4 है, इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के 4। प्लस का 1 है, बराबर के उधर जाएगा 1, तो किसका हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो x के मान होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे, एक माइनस का 4 और एक माइनस का 1। ठीक है, एक माइनस का 4 और एक माइनस का 1। क्लियर बेटा? इसलिए यहां पर शून्य की बात कितनी होगी? अगर हम शून्य की बात करें, शून्य कितने होंगे? माइनस का 4 और माइनस का 1। मैंने बोला था जितने सबसे बड़ी घात होगी उतने ही उसके शून्य होंगे। असल में शून्य होते क्या है? जो चर होते हैं वो उनके मान होते हैं, चर के मान। यहाँ पर चर के मान कितने हैं? 2 निकल के आए, तो 2 ही हमारे क्या होंगे? शून्य होंगे। अब इनकी चेकिंग करें, जो हमने शून्य निकाले हैं वो सही है या गलत है? वो सही है या गलत है? चेकिंग कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे? ये माइनस के 4 माइनस के 1 इसमें रखेंगे ना, दोनों ही शून्य को रखने पर अगर 0 आ जाता है तो शून्य है, अगर 0 नहीं आता है तो शून्य नहीं होंगे। देख लेते हैं एक बार को। देखो -4 -1 निकाला। सबसे पहले -4 चेक करते हैं। x की जगह पे -4 लगा दो, x की जगह पे -4 लगा दो। ठीक है, जहां जहां x थी मैंने -4 रख दिया। 4 का स्क्वायर होगा 16। देखो माइनस प्लस माइनस, 5 चौके 20 प्लस में 4, 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20। 20 माइनस के 20 बराबर 0। क्या हो? किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दें। बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया तो हम बोल देंगे -4 जो है इसका शून्य का। -1 और चेक करके देख दो। -1 रख दो जहां जहां x है। -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 ही होता है। देखो स्क्वायर के अंदर माइनस की संख्या आ जाए तो उसका आंसर प्लस में ही निकलेगी। प्लस माइनस माइनस, प्लस का 4, 4 प्लस 1 5 -5 इस गलटू में 0। ठीक है, x के मान जो निकलते हैं उन्हें उस समीकरण बहुपद में रखने पर अगर मान हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, तो वो उसके क्या कहेंगे? शून्य कहलाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के शून्य -4 और -1 है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या बात करें? 2 घात बहुपद की बात कर लेते हैं।
कितने घात बहुपद की बात करें? द्विघात बहुपद की बात करते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी होगी बेटा? 2 होगी। हम इसका सामान्य रूप देखें तो ये होता है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम 2.2 में इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। 2.2 में क्या करेंगे? इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद के रूप में ही पढ़ेंगे। ठीक है, 2.2 को देखते हैं। हम क्या कर ले रहे हैं? मान ले रहे हैं कि माना इसके जो शून्यक है, माना शून्यक अल्फा व बीटा है। क्या है? अल्फा व बीटा है। ठीक है, तब अगर हम अल्फा को एक्स की जगह पर रखेंगे तो शून्य मिलना चाहिए, बीटा को एक्स की जगह पर रखना चाहिए तो शून्य मिलेगा। लेकिन मैंने मान लिया कि ये इसके शून्यक हैं, सपोज मान के चलते हैं, तो इनके सत्यता की जांच के लिए गुणांकों के, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या लिखेंगे बेटा? शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच की बेटा 2 कंडीशनें होती हैं। कितनी कंडीशनें होती हैं? 2 कंडीशनें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम एक एक करके देख लेंगे। क्या करेंगे? एक एक करके सभी को हम देख लेंगे। सबसे पहले होती है, देखो, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बोल दो या योग बोल दो, शून्यकों का योग बोल दो। शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम इसको गणितीय रूप में लिखेंगे। शून्य कौन से? अल्फा और बीटा। शून्यकों का योग ही तो बोल रहा है, योग मतलब जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स, माइनस लगाओ, एक्स का गुणांक। इसमें एक्स का गुणांक की बात करेंगे, एक्स का गुणांक। देखो, एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करेंगे तो ए हो जाएगा, अगर एक्स के गुणा की बात करेंगे तो बी। गुणांक का मतलब जो उसके गुणा में लिखा है। अब ये मत समझ लेना यहां पर ए लिख दो, ए भी दोनों लिख दो। हम एक्स का गुणांक अलग होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक अलग होगा, एक्स क्यू का गुणांक अलग होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ए है, लेकिन पूछा किसका? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक एक्स के गुणा में कौन लिखा है? बी, तो यहां पर लिख देंगे बी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? ए। तो इस तरीके से ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का वी अपॉन में ए। ऐसी दूसरी एक कंडीशन और होती है, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है मेरे पास? अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का गुणा, शून्य कौन है? अल्फा और बीटा, तो ये जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कौन है बेटा? इसमें देखो सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी मैंने पढ़ा था क्या? ए। तो इसीलिए ये फॉर्मूला बन जाता हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी बोलने देगी। द्विघात बहुपद का मतलब क्या है? बहुपद की, सॉरी, चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वो कितनी होगी? 2, और 2 है तो हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। हमने मान ली है, इसकी देखो जनरल फॉर्म यही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने मान लिया, माना शून्य का अल्फा और बीटा है,
अब एक चीज पूछता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच के लिए दो कंडीशन होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, शून्यकों का योग बटे में शून्यकों का गुणन। ठीक, अब हम बात समझेंगे थोड़ी सी बात को, और एक फॉर्मूला और होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या हो, मेरे पास क्या हो कि आपको दे रखा हो बहुपद प्राप्त करने के लिए द्विघात बहुपद, यहां देख लो, द्विघात बहुपद प्राप्त करना, इसके लिए फॉर्मूला होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू में एक्स, इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। नीचे को लिख दो थोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा होता है, मतलब प्रश्न में हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा होगा और वहां से आपको देख द्विघात बहुपद प्राप्त करने को बोलेगा, तब उसका फॉर्मूला ये हमारा होता है। अगर गणितीय फॉर्मूला लिखें, मैथमेटिकल लिखे हैं, तो ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग, इंटू में एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणा। मैथमेटिकल हमारा ये हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूले ये हैं द्विघात बहुपद से रिलेटेड, और इन्हीं इससे और इससे, इन्हीं से हमारी 2.2 बिल्कुल ही हमारी क्या हो जाती है, क्लियरली हो जाती है। ठीक है, तो हमारे क्या पूछा है, द्विघात बहुपद प्राप्त करना, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, इसमें द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्य हमारे कौन से थे, अल्फा और बीटा, अगर योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, योग का मतलब जो अल्फा प्लस बीटा बन गया, इंटू में एक्स, इंटू में एक्स लगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल का मतलब क्या है, उनका गुणा कर दो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्लियर, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में हमारा प्रश्न है कि किसी बहुपद px के लिए y इजकल टू px का ग्राफ नीचे दिया है, y इजकल टू px का ग्राफ, मतलब y अक्ष के अंदर से x का ग्राफ दिया है। ठीक है, नीचे दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब एक लाइन हुई है अलग से, एक ड्रॉ की गई है, वो हमारी x की स्थिति को बताएगी। किसकी स्थिति को बताएगी, x अक्ष की स्थिति को बताएगी। बेटा हम एक जानकारी के लिए एक चीज बता रहे हैं, जैसे हमारे पास ये एक इस प्रकार का कुछ सिंबल सा बना हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं बेटा, चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। इसमें जो सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है बाई, और ये इस प्रकार से वर्टिकल होती है, सॉरी जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, हम उल्टा बोले, ये वर्टिकल लाइन जो होती है मेरे पास, वर्टिकल लाइन होती है वाई एच, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है हमारे पास एक्स। ठीक है, अब इसमें बीच में ये दोनों लाइनिंग काट रही है एक दूसरे को, उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, मूल बिंदु से इधर की तरफ होती है एक्स अक्ष, मूल बिंदु से नीचे की तरफ होती है वाई डैश, मूल बिंदु से इधर की तरफ होती है एक्स डैश, क्योंकि इस एक्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया ना, इसलिए इधर वाली एक्स और इधर वाली एक्स डैश, इसलिए ये लाइन भी दो भागों में डिवाइड है, ऊपर वाली वाई नीचे वाली वाई डैश हो जाती है। ठीक है, वैसे हमारी यही पूछा गया है कि वाई बराबर पी एक्स, वाई के अंदर डी एक्स का ग्राफ खींचा गया है, तो इसमें एक इन चतुर्थांश के अलावा एक अलग से लाइन खींची गई है, उसमें बोल रहा है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो लाइन एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगी, जो लाइन एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगी वो उसके शून्य हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा लाइन तीसरी लाइन खींची गई है
वो एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगी वो हमारे शून्य हो जाएगी। तो बेटा देखते हैं हम शून्य, इसमें पी एक्स के जो शून्यक हैं वो कितने हो जाएंगे बेटा, इसमें जो एक्स्ट्रा लाइन है ये है, इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, एक्स अक्ष का हमारी ये एक्स अक्ष हमारी यही तो है, टच किसको कर रही है बेटा, वाई अक्ष को। तो हमारे हमें ज्ञात क्या करना है, पी एक्स, एक्स अक्ष को तो टच कर नहीं रही है, इसीलिए इसमें शून्य हो जाएगा। इसमें देखेंगे भाई पी एक्स का शून्य, इसमें बेटा ये लाइन है वो एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, एक्स अक्ष हमारी यही तो है, ये वाली एक्स अक्ष है, ठीक, कितनी बार टच कर रही है, ओनली एक बार, ओनली एक बार करी तो इसके शून्य हो जाएंगे एक। इसमें देखेंगे बेटा शून्य कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये एक्स अक्ष को कितनी बार टच करे बेटा, देखो एक इधर कर रही है, एक इधर कर रही है, एक इधर कर रही है, मतलब एक दो तीन, तीन पॉइंटों पर टच कर रही है। देखो बेटा एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक्स अक्ष को, और कहीं तो टच नहीं कर रही है, इसलिए इसके पी एक्स के शून्य हो जाएंगे मेरे पास टी। ठीक है, यहां पर देखेंगे एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है बेटा, शून्य जब तो निकलेंगे हमारे पास। अगर हम ये पता कर लें कि एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, कितनी बार हो गई, दो बार, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे बेटा, दो। यहां पर बता दो बेटा अपने आप से, एक्स अक्ष ये है हमारी, सीधी सीधी जो लाइन होती है वो एक्स अक्ष ही होती है, ये कितनी बार टच हो रही है, एक दो तीन चार, तो पी एक्स के शून्य कितने हो जाएंगे, चार। ठीक है, इसमें देख लो पी एक्स के शून्य, एक्स अक्ष की लाइन को कितनी बार टच कर रही है, एक दो तीन बार, तो इसीलिए इसके शून्य कितने हो जाएंगे, तीन। और इतने ही प्रश्न है, मतलब एक ही प्रश्न है जिसमें तीन अलग अलग ग्राफ दे रखे थे, उनसे मैं क्या निकालने थे, शून्य निकाले, और हमने वो अच्छी तरीके से निकाल ली है। और यहीं पर हमारी 2.1 एक्सरसाइज है वो बिल्कुल भी फिनिश हो जाती है, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, आगे की एक्सरसाइज के लिए हम अगले वीडियो के लिए चलेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को क्या करें, शेयर